साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का RWS क्लासेस में। रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। तो मेरे साथियों, आज पशु परिचर भर्ती का टेस्ट नंबर 2 है और जब 4 दिसंबर से आपके रणभूमि में युद्ध होने जा रहा है तो उससे पहले आपको मनोभूमि में खेलना ज़रूरी है। तो मनोभूमि में खेल लीजिए। चलिए, मॉक टेस्ट पेपर आपका जैसा कि एग्ज़ाम में आने वाला है सेम उसी पैटर्न पर आपका 3 घंटे का पेपर रहेगा। अधिकतम अंक 150 रहेंगे। ठीक है। तो साथियों, आपके लिए पेपर बड़े अच्छे से तैयार किया गया है। गौरव सर, जो गौरव सिंह घाणेराव सर हैं, GGD यूट्यूब चैनल के ओनर, उनकी मॉक टेस्ट की बुक है ये, सुगम पब्लिकेशन की तरफ से। तो इस बुक को हम पूरा कवर करने वाले हैं, तो आप जुड़े रहिए। और अगर आप पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर इस टेस्ट को दीजिए। 20 पूरे मॉडल पेपर है, तो 20 के 20 मॉडल पेपर हम क्लियर करवाएंगे और अच्छे से प्रश्नों को देखेंगे और याद करेंगे। ठीक है। पहला मॉक टेस्ट पेपर आप देख लीजिएगा, यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप गौरव सर को जानते होंगे, उनकी लेखनी और उनके प्रश्नों का जो कलेक्शन होता है वो किस प्रकार का होता है, कितना बढ़िया तरीका से होता है, और एग्ज़ाम से रिलेटेड ही उनका कंटेंट रहता है। एग्ज़ाम के बाहर कुछ भी नहीं रहता उनके कंटेंट से। ठीक है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। आपका सपोर्ट चाहिए, तो आपको सपोर्ट करना है मेरे साथियों। RWS क्लासेस को फॉलो सब्सक्राइब कर लेना है, इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लेना है, फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना है। आप लोगों के लिए सारी सुविधाएं दे रखी है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं राजस्थान की किसी भी वैकेंसी की, तो आपको डेली RWS क्लासेस चैनल पर करंट अफेयर्स की क्लास सुबह मॉर्निंग में मिलती है, जिसमें आपको 1 से 10 प्रश्न जो करवाए जाते हैं, जो डेली के फैक्ट पर आधारित रहते हैं, डेली करंट के आधार पर रहते हैं, और शॉर्ट वीडियोज़ के माध्यम से भी करवाया जाता है और लॉन्ग वीडियो के माध्यम से भी आपको करवाया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं उनको बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको समझाया जाता है। हर एक टॉपिक को शॉर्ट तरीके से आपको 5 से 10 मिनट के अंदर अच्छे तरीके से समझाया जाता है। उसका पूरा टॉपिक का निचोड़ निकाल के आपके सामने पेश किया जाता है। ये हमारे RWS क्लासेस की खासियत है। RWS क्लासेस के फैक्ट आपको मिलते हैं, डेली फैक्ट के साथ जुड़िए। चलिए, तो करते हैं रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेलना चालू करते हैं। मनोभूमि में खेल लेते हैं, आइए। चलिए, तो प्रश्न नंबर 1 हो जाएगा आपके सामने। थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको ताकि आपको अच्छे से दिखे। व्याख्या के सहित आपको देखने को प्रश्न मिलेंगे यहाँ पर। 1/4 आप सभी को पता है, कट ऑफ मार्क नेगेटिव मार्किंग है, और बाकी जो ऊपर ये दे रखा होता है ये सभी जानते ही हैं, इसको पढ़ना जरूरी नहीं है। ठीक है। 5 ऑप्शन आएंगे आपके। चलिए, तो प्रश्न नंबर 1 हो जाएगा आपके सामने, आमेर कछवा वंश की कौन सी राजधानी थी? तो आमेर कछवा वंश की तीसरी राजधानी थी। ठीक है। तो आमेर जो है तीसरे नंबर की अपनी राजधानी थी जयपुर की, आमेर के कछवाओं की, सॉरी जयपुर की नहीं, आमेर के कछवाओं की। ठीक है। तो व्याख्या देख लेते हैं कि कछवा शासकों की प्रथम राजधानी दौसा रही, द्वितीय राजधानी जंबारामगढ़ और तृतीय आमेर रही। चौथी व अंतिम राजधानी जयपुर को बनाया गया था। ठीक है। अब इन राजधानियों को याद करने की आपके सामने एक ट्रिक पेश करना चाहूँगा जो आपको पसंद आएगी। कि राजधानियों के क्रम से प्रश्न बनता है, आपको सभी को पता है। तो क्रम को याद करने की ट्रिक क्या हो जाएगी? अपनी ट्रिक हो जाएगी, एक सेकेंड, तो ये है अपनी ट्रिक आप लोगों के सामने। दौज आज, भाई दौज नहीं होती, उसी प्रकार से ये दौज है। तो दौज कब है? आज। यानी अगर आपसे कछवा वंश की राजधानियों का क्रम पूछ ले तो आपको बस इतना याद रखना है, दौज आज है। तो दौ से कौन सी हो जाएगा अपना दौसा हो जाएगा। तो प्रथम हो गई दौसा। ठीक है। जे से हो जाएगा अपना जंबारामगढ़, और आ से हो जाएगा अपना आमेर, और जे से हो जाएगा अपना जयपुर, जो कि अंतिम और लास्ट है। ठीक है। चौथे नंबर की अंतिम हो जाएगी। तो बताइएगा ट्रिक कैसी लगी। और ट्रिक को याद करना बहुत ही आसान है, और इन ट्रिकों के माध्यम से आप जो है एग्जाम में सीधा प्रश्न को हल कर पाएंगे, सही आंसर पर क्लिक कर पाएंगे। अगर आपको याद होगी दौज आज, तो आप कर पाएंगे। आमेर के कछवा वंश की अगर पूछ ली जाए, आमेर यानी कि कौन सी नंबर की हो गई? तो तीसरे नंबर की हो गई। तो कछवा वंश से आपकी राजधानियों का क्रम पूछा जाए तो किसी का भी पूछ ले, 4 राजधानी हुई उनकी, दौसा, जंबारामगढ़, आमेर और जयपुर। तो दौज आज, यानी दौ से हो जाएगा दौसा, जय से हो जाएगा जंबारामगढ़, और आ से हो जाएगा अपना आमेर, और जे से हो जाएगा अपना जयपुर। इस प्रकार से आपको याद रखनी है। चलिए, इसी प्रकार ट्रिकों के माध्यम से अपन करने वाले हैं प्रश्नों को, तो अच्छे से देख लेना। चलिए, प्रश्न नंबर 2 है। क्लास थोड़ी बड़ी होगी लेकिन आपको तुरंत ही याद हो जाएगा, पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी। आप अच्छे से सुन लीजिए और देख लीजिए, बस प्रश्नों को आप दोबारा करके देखिएगा तो आपको याद रहेंगे। ठीक है, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो प्रश्न नंबर 2 है आपके सामने कि निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? तो ताम्रवती नगरी को नाम से हमारी आर्य सभ्यता को जाना जाता है। आर्य, यहाँ ताम्रपुरण बर्तन काले व लाल रंग के मृद भांड आदि प्राप्त हुए। अब मृद भांड किसे कहते हैं? मृद भांड मिट्टी के बर्तनों को कहते हैं। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तनों को क्या कहा जाता है? मृद भांड कहा जाता है।
तो ताम्रपति नगरी के नाम से अपने आहड़ सभ्यता को जाना जाता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए, एक प्रश्न और बनता है कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, इसको थोड़ा इधर ही लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ से हटाते हैं, चलिए ये आपको ठीक से दिखेगा। अब इधर से यहाँ पर आपको थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। तो प्रश्न क्या बनता है हमारा, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी 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 है, ठीक है। तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है मेरे भैया अपनी गणेश्वर सभ्यता को, गणेश्वर सभ्यता को। अब गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो गणेश्वर सभ्यता पूर्व की स्थिति आप देखेंगे तो पूर्व में जो है सीकर हो जाएगा, सीकर, और वर्तमान में आपको नीम का थाना, जो कि नया जिला बना है, यहाँ पर आपको गणेश्वर सभ्यता मिलेगी। गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर आ गई है? नीम का थाना में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगामी परीक्षा में आपको पशु परिचय में देखने को मिलेगा, ठीक है। पूर्व में कहाँ पर आती थी? सीकर में। अभी वर्तमान में नीम का थाना में आ चुकी है गणेश्वर सभ्यता, और इसे क्या कहा जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। इसकी खोज किसने की थी? तो गणेश्वर सभ्यता की खोज की थी मेरे भाई, खोज की RC अग्रवाल और विजय कुमार ने। RC अग्रवाल यानी कि रतन चंद्र अग्रवाल, रतन चंद्र और विजय ने खोज करी गणेश्वर सभ्यता की, ठीक है। चलिए, तो ये तो गणेश्वर सभ्यता होगी। अब अपनी आहड़ के बारे में भी आपको कुछ बता देता हूँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। तो ये है अपनी आहड़ सभ्यता के बारे में जान लीजिए। तो आहड़ सभ्यता अपने, तो सबसे पहले तो आहड़ सभ्यता कहाँ पर स्थित है, यही आपको जानना चाहिए। तो आहड़ सभ्यता मेरे भाई, आहड़ सभ्यता कहाँ पर है? तो आहड़ सभ्यता अपने उदयपुर में स्थित है। और आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे पूछी जाए अपन को, तो नदी हो जाएगी आहड़ सभ्यता के यहाँ पर आपके जो है आयड़ नदी हो जाएगी, आयड़ नदी। थोड़ा ये दूसरे प्रश्न पर चले गए अपन, इसको यहाँ से हटा के इधर लिख लेते हैं, ठीक है। आयड़ नदी हो जाएगी, ठीक है, आयड़ नदी हो जाएगी। और इसकी खोज किसने की थी? तो आहड़ सभ्यता की खोज की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने। खोज किसने की? खोज करी अक्षय कीर्ति व्यास ने, ठीक है, अक्षय कीर्ति व्यास ने खोज करी। इसका उत्खनन किसने किया? तो उत्खनन किया था इसका RC अग्रवाल ने, जिसने, यानी रतन चंद्र अग्रवाल। RC अग्रवाल ने ही गणेश्वर सभ्यता की खोज की और RC अग्रवाल ने आहड़ सभ्यता का उत्खनन किया, ठीक है। ताम्रपति नगरी इसे कहा जाता है, यह अपना प्रश्न ही था, आप सभी को मालूम है। चलिए, तो आहड़ सभ्यता के बारे में जान लिया। अब हम जो है नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर अपन हर एक ऑप्शन को पूरी थ्योरी पढ़ेंगे तो ज़्यादा लंबी बड़ी क्लास हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। आपके लिए जो है सभ्यताओं से रिलेटेड क्लास करवाई जा चुकी है और फिर से नई क्लास आ जाएगी। अगर आप बोलेंगे तो कमेंट कर दीजिएगा, आपको नई क्लास मिल जाएगी, ठीक है, बहुत ही अच्छे फैक्ट के रूप में आपको मिल जाएगी। चलिए, नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 3 आपके सामने। रावशाही सिक्कों का संबंध किस राज्य से रहा है? तो रावशाही सिक्कों का संबंध अलवर राज्य से रहा है। और अलवर के सिक्के अक्केशाही, रावशाही, तांबे के रावशाही टका व अंग्रेजी पाव आना सिक्का हुआ करते थे, ठीक है। तो इनको तो सीधा आपको रटना है कि अक्केशाही, रावशाही, तांबे के रावशाही टका, तांबे के रावशाही टका, अक्केशाही, रावशाही, तांबे के रावशाही टका, अंग्रेजी का पावा आना सिक्का अलवर जिले से हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 4 नंबर का। सर्वप्रथम राजपूतों के लिए रघुकुल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो रघुकुल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नैनचंद्र सूरी जी ने राजपूतों के लिए किया। नेक्स्ट है 5वां प्रश्न आपके सामने। महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक कुंभलगढ़ में हुआ था और कुंभलगढ़ में ही महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं अपने। मेवाड़ के शासक राणा उदय सिंह का 1537 में कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक होता है, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 6 है आपके सामने। ऐतिहासिक मैदान तराइन कहाँ स्थित है, जहाँ पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ था? तो करनाल में स्थित है। तराइन का मैदान जो है कहाँ पर स्थित है? करनाल में स्थित है। करनाल कहाँ पर है? तो करनाल जो है हरियाणा राज्य में स्थित है। हरियाणा राज्य में करनाल के समीप ही तराइन का मैदान स्थित है। इस मैदान में 1911 और 1191 और 1192 ईस्वी के तहत तराइन के युद्ध लड़े गए थे। 1192 में जो है पृथ्वीराज चौहान हमारे हार गए थे और
चौहानों का अंतिम जो समय था वो उसी टाइम पे था। ठीक है, चलिए। राजा जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु 1678 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो राजा जसवंत सिंह की मृत्यु हुई 1678 में। कहाँ पर हुई? तो जमरूद में हुई थी। जमरूद कहाँ पर है? जमरूद अपना अफगानिस्तान में हो जाएगा। तो राजा जसवंत सिंह की मृत्यु 1678 में अफगानिस्तान में हुई। अब ज़्यादा डीपली प्रश्न बनता है तो जमरूद पूछ लिया, यानी अफगानिस्तान में कौन सी जगह पर हुई? तो जमरूद स्थान पर हुई। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 8वें नंबर का कि लुड़लो पॉलिटिकल एजेंट ने किस कुप्रथा का अंत किया था? तो लुड़लो ने समाधि प्रथा का अंत किया और जयपुर के लुड़लो ने 1844 ईस्वी में समाधि प्रथा का अंत किया। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर का, राज्य के प्रथम एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? तो राज्य के प्रथम एजीजी मिस्टर लॉकेट थे। प्रथम कौन हो गए? मिस्टर लॉकेट हो गए। तो 1857 की क्रांति के समय का अगर पूछ लिया जाए हमसे कि 1857 क्रांति के समय राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? तो एजेंट टू गवर्नर जनरल 1857 क्रांति के समय था हमारा पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस हो जाएगा। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि राजस्थान के प्रथम एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप सभी को पता होगा मिस्टर लॉकेट थे। नेक्स्ट इससे रिलेटेड आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है कि एजीजी यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल का जो पद है वो सर्जित कब हुआ था? तो इसका पद सर्जित हुआ 1832 ईस्वी में। 1832 में पद सर्जित होता है। पैट्रिक लॉरेंस 1857 क्रांति के समय हमारे राजस्थान के एजीजी थे और राजस्थान के प्रथम एजीजी हमारे एजीजी मिस्टर लॉकेट हो जाएंगे। मिस्टर मेजर सावर्स जो है हमारे मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। तो ये हमारे मेवाड़ के हो जाएंगे, मेवाड़ के पीए। ठीक है, मेवाड़ के पीए मिस्टर मेजर सावर्स। और जो मिस्टर निक्सन है हमारे, ये हमारे थे अजमेर के पीए थे। तो मिस्टर निक्सन कहाँ के थे? अजमेर के पीए। अजमेर के पीए, पीए का मतलब है अपना पॉलिटिकल एजेंट। 1857 के समय पर ये हमारे पॉलिटिकल एजेंट हुए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 10वें नंबर का, डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? तो डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना भोगीलाल पांड्या ने की। किसने की? भोगीलाल पांड्या ने। डूंगरपुर सेवा संघ भोगीलाल पांड्या से। चलिए 1938 ईस्वी में भोगीलाल पांड्या ने डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना कर जनजातियों में जन चेतना जारी रखा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 11वें नंबर का, दो क्षेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। वे कौन कौन से थे? तो वे थे हमारे आबू दिलवाड़ा और अजमेर। नेक्स्ट है त्याग भूमि समाचार पत्र को प्रकाशित किया गया था। तो त्याग भूमि समाचार पत्र को हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा 1927 में त्याग भूमि का प्रकाशन गांधीवादी विचारधारा का प्रचार करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट है 13वां प्रश्न, माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से रहा है? तो माधो सिंह और गोविंद सिंह का संबंध अलवर किसान आंदोलन से रहा है। अलवर के किसान आंदोलन से रहा है। अलवर किसान आंदोलन के प्रमुख नेता माधो सिंह और गोविंद सिंह, गंगा सिंह, अमर सिंह हुए थे। तो माधो गोविंद गंगा अमर रहे अलवर किसान आंदोलन में। माधो गोविंद गंगा अमर रहे अलवर किसान आंदोलन में। माधो गोविंद गंगा अमर रहे अलवर किसान आंदोलन में। याद रखिएगा, माधो गोविंद गंगा अमर रहे अलवर किसान आंदोलन में। चलिए नेक्स्ट, वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में किसने की थी? यानी डायरेक्ट प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि वीर भारत सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये सन आपको याद रखनी है, 1910 में हुई। किसने की थी? केसरी सिंह बाराहट ने वीर भारत सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अपनी तेज धावक क्षमता के कारण किसे उड़ना राजकुमार कहा जाता था? तो उड़ना राजकुमार कुंवर पृथ्वीराज को कहा जाता था। कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट है, किस शहर के किले में जयवाण तोप रखा गया है? जयवाण तोप जो कि एशिया की सबसे बड़ी तोप है, अपने जयपुर में अपने जयगढ़ दुर्ग में रखी हुई है। कहाँ पर रखी हुई है? तो जयगढ़ दुर्ग में जयपुर में जयवाण तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चित्तौड़ दुर्ग में किसने तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण करवाया था? तो तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण वनवीर ने करवाया था। तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? वनवीर ने करवाया। चलिए चित्तौड़ दुर्ग में वनवीर ने तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण करवाया। यह मंदिर वनवीर की तुलादान पद्धति पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 18वां नंबर का, माउंट आबू में निर्मित बिमल शाही मंदिर किसे समर्पित है? किसको समर्पित है? जो बिमल शाही मंदिर है माउंट आबू में, वो किसको समर्पित है? तो वो हमारे आदिनाथ जी को समर्पित है। तो आदिनाथ जी को बिमल शाह का मंदिर समर्पित है। 1031 ईस्वी में बिमल शाह ने आदिनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो बिमल शाही मंदिर कह लीजिए आप, या फिर आप कह लीजिए आदिनाथ मंदिर, आदिनाथ जी का मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 19वें नंबर का आपके सामने, बूंदी दुर्ग में बने हुए महलों के संदर्भ में किसने लिखा है कि इनका निर्माण भूत प्रेतों द्वारा हुआ है? तो किपलिंग आपको
क्रिपलिंग भी लिखा हुआ मिल सकता है कहीं भी, तो कंफ्यूज नहीं होना। किपलिंग और क्रिपलिंग एक ही है। तो प्रख्यात ब्रिटिश साहित्यकार रुडयार्ड किपलिंग ने अपनी पुस्तक जंगल बुक में लिखा था कि बूंदी के दुर्गों का निर्माण भूत प्रेतों द्वारा किया गया है। भूत प्रेतों के द्वारा बूंदी के दुर्ग का निर्माण करवाया गया है, और ये कहा रुडयार्ड किपलिंग ने अपनी पुस्तक जंगल बुक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सावन भादो झील व मंदाकिनी कुंड कहाँ स्थित है? तो सावन भादो झील और मंदाकिनी कुंड अचलगढ़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अचलगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है, देश की एकमात्र मुफ्ती मजार की स्थित है? तो मुफ्ती की मजार एकमात्र देश की जो मजार है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो हमारे कोटा जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शैली का नायक का चित्रण विप्रलब्धा कहलाता है? तो किस शैली का जो नायिका चित्रण है वो विप्रलब्धा कहलाता है। विप्रलब्धा कहलाता है। तो विप्रलब्धा मेवाड़ शैली का जो मेवाड़ शैली का नायिका का चित्रण जो है विप्रलब्धा कहलाता है। मेवाड़ शैली में नायिका का चित्रण विप्रलब्धा के रूप में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 23वें नंबर का, निम्न में से राजस्थान का कौन सा स्थान ब्लैक पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है? तो ब्लैक पॉटरी के लिए कोटा हो जाएगा। चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य पॉटरी कहलाता है। तो पॉटरी क्या है? चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य पॉटरी कहलाता है, और ब्लैक पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है कोटा। एकलिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया है? तो एकलिंग महात्म्य संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो एकलिंग महात्म्य जो ग्रंथ है संस्कृत भाषा में लिखा गया है, और इसको लिखा किसने? तो ये कान्हा व्यास ने लिखा था। कान्हा व्यास ने लिखा। कान्हा व्यास ने लिखा, और इसमें जानकारी मेवाड़ के शासकों की वंशावली मिलती है। मेवाड़ के शासकों की वंशावली आपको यहाँ पर मिलती है। वंशावली मिलती है। ठीक है, तो मेवाड़ के शासकों की वंशावली मिलती है। कान्हा व्यास ने संस्कृत भाषा में एकलिंग महात्म्य लिखा। चलिए नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 25। तो 25वां प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से है मेरे भाइयों एवं बहनों, राजस्थान के धार्मिक जीवन को नई दिशा देने में सर्वप्रथम योगदान करने वाले संत धन्ना जी किसके शिष्य थे? तो धन्ना जी किसके शिष्य थे? धन्ना जी संत रामानंद जी के शिष्य थे। 1415 ईस्वी में टोंक के धुवन गांव के जाट परिवार में संत धन्ना का जन्म हुआ। यह रामानंद के प्रिय शिष्य थे। इन्होंने इन्हीं से दीक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गोमती निम्न में से किस जनजाति के लोगों के नेता होते हैं? गमेती, सॉरी गोमती नहीं, गमेती। गमेती जो है हमारे भीलों के नेता हुआ करते हैं। भीलों के गांवों में अब देखना, भीलों के जो सरपंच वगैरह होते हैं, गांवों के जो नेता होते हैं, उनको गमेती कहा जाता है। कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र जिसमें कटार रखी जाती है क्या कहलाता है? तो कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र जिसमें कटार रखी जाती थी पहले, उसे पटका कहा जाता था। पटका कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा दिन शादियों के लिए उत्तम माना जाता है? तो शादियों के लिए आखा-तीज का दिन उत्तम माना जाता है। आप सभी को पता है, आप सभी में से किसी न की शादी हो गई होगी तो किसी की होने वाली है, तो आखा-तीज को तो सभी जानते हैं। ठीक है, तो बैसाख महीने में आती है, और इस दिन सात धन की पूजा की जाती है। फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। तो फूलडोल उत्सव राम स्नेही पंथ द्वारा मनाया जाता है। शाहपुरा में राम स्नेही के लोगों का तीर्थ स्थल है। यहाँ होली के दूसरे दिन प्रसिद्ध फूलडोल मेला लगता है। तो फूलडोल मेला कहाँ पर लगता है? शाहपुरा में लगता है। राम स्नेही के लोगों का तीर्थ स्थल है। राम स्नेही पंथ द्वारा फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? तो कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम हो जाएंगे, और खुले मंच पर कुचामनी ख्याल उगमराज खिलाड़ी प्रसिद्ध कलाकार कुचामनी ख्याल का। कुचामनी ख्याल का प्रसिद्ध कलाकार उगमराज खिलाड़ी हो जाएगा, उगमराज खिलाड़ी। और कुचामनी ख्याल का प्रवर्तक अगर पूछ लिया जाए तो लच्छीराम हो जाएगा, और प्रसिद्ध खिलाड़ी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उगमराज हो जाएगा। दोनों को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 31वां नंबर का, कि ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? तो बालर कहलाता है। बालर सिरोही और आबू के इर्द गिर्द ग्रासिया जाति द्वारा बगैर किसी वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि बिना किसी वाद्य यंत्र के कौन सा नृत्य किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से। तो बालर नृत्य किया होता है बिना किसी वाद्य यंत्र के, और कौन करता है? तो ग्रासिया जनजाति के लोग करते हैं। ग्रासिया जनजाति कहाँ पर मिलेगी आपको? सिरोही और आबू के इर्द गिर्द में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में लांगुरिया गीतों का संबंध है। तो लांगुरिया गीतों का संबंध कैला देवी से है। यह मंदिर करौली में कालीसिल नदी के किनारे पर स्थित है, कैला देवी माता का मंदिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 33वें नंबर का, कि मलिर प्रिंट में आमतौर पर किन रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो मलिर प्रिंट में आमतौर पर नीला और लाल रंग प्रयोग किया जाता है। नीला और नीला, ये आपका नीला, और ये आपका हो जाएगा लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। नीला और लाल रंग का प्रयोग किया जाता है मलिर प्रिंट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 34वें नंबर का, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बने प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर का व कालिका माता का मंदिर किस काल के हैं? तो जो
चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रसिद्ध है कुम्भश्याम मंदिर और कालिका माता का मंदिर किस काल में निर्मित हुए, किस काल के हैं, तो ये प्रतिहार कालीन मंदिर है। इसका मेवाड़ महाराणा कुंभा द्वारा जीर्णोद्धार करवाया गया था। ठीक है, कुम्भश्याम मंदिर जो है इसका जो महाराणा कुंभा जी ने जीर्णोद्धार यानी पुनर्निर्माण करवाया। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक एकता का प्रतीक रोनेचा का मेला किस जिले में भरता है? तो रोनेचा का मेला जैसलमेर जिले में भरता है। रामदेव जी का रोनेचा का मेला पोखरण जैसलमेर में भाद्रपद माह में लगता है। तो भादो में जैसलमेर में रामदेव जी का मेला लगता है। हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक एकता का प्रतीक है जो। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का संकरीय नृत्य किससे संबंधित है? तो राजस्थान का संकरीय नृत्य कालबेलिया से संबंधित हो जाएगा। और कालबेलियों के नृत्य कौन कौन से हो जाते हैं? तो इंडोनी हो जाता है, संकरिया, पनिहारी, बागड़िया। प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा। तो गुलाबो सपेरा जो है कालबेलियों की प्रसिद्ध नृत्यांगना है हुई। और प्रमुख नृत्य जो है कालबेलियों के इंडो शंकर पनिहारी बाग में, इंडो शंकर पनिहारी बाग में नृत्यों की ट्रिक हो जाएगी आपकी कि कालबेलिया नृत्य की ट्रिक क्या हो जाएगी आपकी। चलिए लिख लेते हैं, ट्रिक क्या हो जाएगी आपकी, कालबेलिया नृत्य की ट्रिक हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो ट्रिक हो जाएगी आपके इंडो शंकर पनिहारी बाग में, इंडो शंकर पनिहारी बाग में गुलाबो सपेरा देखन चली। क्या हो जाएगी, गुलाबो सपेरा देखन चली। ठीक है, तो ये आपकी ट्रिक हो जाएगी कालबेलिया नृत्य से संबंधित। ठीक है, तो कालबेलिया नृत्य से संबंधित ट्रिक क्या हो जाएगी आपकी, इंडो शंकर पनिहारी बाग, इंडो शंकर पनिहारी का गुलाबो सपेरा देखन चली। यानी कि इंडो से आपको इंडोनी हो जाएगा आपका, शंकर से आपका शंकरिया हो जाएगा, पनिहारी से आपका पनिहारी, बाग से आपका बागड़िया और गुलाबो सपेरा प्रमुख प्रसिद्ध नृत्यांगना है। ठीक है, तो यही आपको याद रखना है। इसको आप डायरेक्ट या तो वैसे याद कर लीजिए या फिर ट्रिकों के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। तो ट्रिक क्या हो जाएगी, इंडो शंकर पनिहारी बाग गुलाबो सपेरा देखन चली, इंडो शंकर पनिहारी बाग गुलाबो सपेरा देखन चली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आमेर जगत शिरोमणि मंदिर किन के द्वारा बनवाया गया था? तो आमेर का जो जगत शिरोमणि मंदिर है वो रानी कनकावती के द्वारा बनवाया गया था। इनका पुत्र था जगत सिंह उसकी याद में बनवाया था, जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 38वां कि राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीनतम नामों का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो ऋग्वेद में आपका प्राचीनतम नामों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, नमदों के केवल 2 ही उत्पादन केंद्र भारत में हैं, एक कश्मीर में, श्रीनगर, तथा दूसरा कहाँ पर है? तो दूसरा हमारे राजस्थान टोंक में मिलेगा आपको। तो नमदों के जो 2 उत्पादन केंद्र हैं भारत में, केवल 2 है, जो एक तो अपना श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हो जाएगा और दूसरा अपने राजस्थान टोंक में हो जाएगा। नेक्स्ट है 40वें नंबर का प्रश्न आपके सामने, त्योहारों का आगमन माना जाता है। तो त्योहारों का आगमन माना जाता है श्रावणी तीज से, श्रावणी तीज, हरियाली तीज, जो कि आज आपके यानी कि 7 अगस्त को निकल चुकी है। 7 अगस्त को आपकी हरियाली तीज हरियाली तीज से, श्रावणी तीज से ही त्योहारों का जो है आगमन शुरू हो जाता है, जो कि गणगौर के साथ समाप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? तो मंडन कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था। इसका निर्माण, कुंभलगढ़ का निर्माण मौर्य शासक संप्रति द्वारा करवाया गया, जिसका पुनर्निर्माण करवाया हमारे कुंभा ने। तो अगर आपसे केवल और केवल निर्माण पूछा जाए कि कुंभलगढ़ का निर्माण किसने करवाया, तो कुंभलगढ़ का निर्माण मौर्य शासक संप्रति के द्वारा करवाया गया था, जबकि पुनर्निर्माण करवाया महाराणा कुंभा ने, और कुंभा की पत्नी कुंभल देवी के नाम से इसका नाम कुंभलगढ़ पड़ा था। इसके शिल्पी मंडन थे और प्राचीन नाम मत्स्येंद्र दुर्ग था। संप्रति ने निर्माण करवाया मत्स्येंद्र दुर्ग के नाम से, फिर आए महाराणा कुंभा ने पुनर्निर्माण करवाया और अपनी पत्नी कुंभल देवी के नाम पर कुंभलगढ़ नाम रख दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 42वां कि 17 मार्च 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 19 जिलों और 3 संभागों को बनाने की घोषणा की। आप सभी को पता है और ये प्रश्न बनने वाला है, पक्का बनने वाला है, इसको याद रखिएगा। तो निम्नलिखित में कौन सा नया संभाग नहीं है? तो कौन सा नया संभाग नहीं है? डूंगरपुर जो है कोई संभाग नहीं है, पहली बात तो, है ना। और बांसवाड़ा, सीकर और पाली को नए संभाग बनाया है। तो अब फिलहाल में संभाग कितने हैं अपने? 10 संभाग हो गए, 50 जिले हो गए, और प्रश्न भी इन्हीं के अनुसार आने वाला है। तो ज्योग्राफी हमारे
यूट्यूब पर मिल जाएगी आपको। तो ज्योग्राफी में आपको ये पढ़ना है और 10 संभाग और 50 जिलों के अनुसार पढ़ना है। और इससे एक जो प्रश्न बनता था छात्रों का हमेशा से बना है कि साहब जो नए सिरे से पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी को 50 जिले और 10 संभागों के अनुसार, उनका प्रश्न था कि साहब फलौदी की सीमा पाकिस्तान को टच करती है या नहीं करती। फलौदी की सीमा यानी मैं आपको बताऊँ अपना, जैसे ये अपना जो है राजस्थान का मैप मान लीजिए आप, ठीक है, इस प्रकार से। तो इधर अपने जो है रेड क्लिप लाइन थी, यहाँ पर आपकी रेड क्लिप लाइन थी, ये अपनी रेड क्लिप लाइन थी जो कि 1070 किलोमीटर है, ठीक है। तो 1070 किलोमीटर में आपका फलौदी आता है, यानी फलौदी जो है पाकिस्तान की सीमा को टच करता है नहीं करता, कितने ज़िले टच करते हैं। तो ये चीज़ मैंने पहले भी आपको बताया था कि टच करता है और 6 ज़िलों के अनुसार आपको पढ़ना है, यानी कि 6 ज़िले जो है टच करते हैं आपके श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर आपके टच करते हैं रेड क्लिप लाइन यानी पाकिस्तान की जो सीमा है उसको। फलौदी अपना जोधपुर से अलग होकर नया ज़िला बना है, ठीक है, और अनूपगढ़ भी नया बना है। तो आपके इस प्रकार से 6 ज़िले हो जाते हैं, 6 ज़िले जो है आपके टच करते हैं रेड क्लिप लाइन को। तो इस प्रकार से आपको जब ज्योग्राफी हम पढ़ाएंगे फिर से नई क्लास लाएंगे और बहुत ही शानदार तरीके से ट्रिकों के माध्यम से। ज्योग्राफी तो आपको ये मान लीजिए कहानियों उसमें रटवा दी जाएगी, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, ठीक है। ज्योग्राफी की भी आपको RWS फैक्ट के जरिए ही 10 मिनट की क्लास दे दी जाएगी जिसमें आपको सब कुछ पता समझ आ जाएगा, लंबी क्लास नहीं देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो ये तो आपको समझ आ ही गया। अच्छा, चलो इसकी व्याख्या और पढ़ लेते हैं। तो 17 मार्च 2023 को राजस्थान में 19 जिले व 3 खंड संभाग बनाए गए, बांसवाड़ा, पाली और सीकर। अच्छा, बांसवाड़ा, पाली, सीकर की एक ट्रिक मैं आपको बता दूं, ट्रिक अभी है अपने पास, ट्रिकों का तो अपने पास भंडार है। ट्रिक क्या हो जाएगी आपको याद करना है कि 3 जो नए संभाग बने हैं उनकी ट्रिक क्या हो जाएगी। तो ट्रिक हो जाएगी मेरे भाई, ट्रिक हो जाएगी बा सी पा, बा सी पा, बासीपा। ट्रिक क्या हो जाएगी, बासीपा। बस इतनी सी ट्रिक है, बासीपा। तो बा से तो आपका बांसवाड़ा हो जाएगा, सी से आपका सिरोही और पा से आपका पाली हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ट्रिक्स के माध्यम से भी आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए, तो 3 जिले बने, सॉरी 3 संभाग नए बने और कुल संभाग 10 हो चुके हैं। जयपुर व अजमेर संभाग में 7-7 जिले आते हैं और जोधपुर व भरतपुर संभाग में 6-6 जिले आते हैं। इनको भी आपको याद रखना है क्योंकि डायरेक्ट आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि 7-7 जो जिले आते हैं जयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं, इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ज्योग्राफी में अच्छे से इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। भरतपुर संभाग में 6-6 जिले आते हैं, भरतपुर और जोधपुर में, और उदयपुर में 5 जिले आते हैं उदयपुर संभाग में। बांसवाड़ा संभाग में 3 जिले आते हैं और सीकर, बीकानेर, पाली, कोटा संभाग में 4 जिले आते हैं। और सबसे ज़्यादा जिले जो है अपने जयपुर संभाग में आते हैं। जयपुर में कितने आते हैं अपने, 10 जिले आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा 10 जिले आते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, नए जिलों के गठन के लिए राम लोभाया की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ। आप सभी को पता है 21 मार्च 2022 को कमेटी का जो गठन हुआ और 17 मार्च 2023 को आपके नए जिले और संभागों की घोषणा हो गई, बन गए मतलब, ठीक है। तो 21 मार्च को राम लोभाया कमेटी के गठन हुआ था, ठीक है। चलिए, व्याख्या देख लीजिए कि कमेटी का गठन होता है 21 मार्च 2022 को, घोषणा कब होती है तो 17 मार्च 2023 को, अधिसूचना जारी होती है 5 अगस्त 2023 को, अधिसूचना जारी हुई और 19 नए जिलों की स्थापना हो गई 7 अगस्त 2023 को। 7 अगस्त 2023 को 19 नए जिलों की स्थापना हो गई, अधिसूचना जारी हुई 5 अगस्त को। तो इसको शुरू से आपको याद रखना है, यानी 21 मार्च को राम लोभाया कमेटी गठन हुआ, फिर 17 मार्च को आपकी घोषणा हुई, 5 अगस्त को अधिसूचना जारी हुई और 7 अगस्त को आपके 19 नए जिले और 10 संभाग जो है स्थापना हो गई। चलिए, 44वां प्रश्न है आपके सामने, 6 अगस्त 2023 को राज्य सरकार के गजट ये गजट नहीं है, बजट है। तो बजट में प्रकाशन के साथ ही कुल जिलों की संख्या वर्तमान में कितनी है, तो 50 जिले हो जाएंगे, आप सभी को पता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, रेड क्लिप रेखा के सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय है। तो रेड क्लिप रेखा के सबसे नज़दीक जो जिला मुख्यालय हो जाएगा वो अनूपगढ़ हो जाएगा। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई व पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई से कितनी कम या ज़्यादा है, यानी उनका अंतर पूछा है आपसे। तो 43 किलोमीटर का अंतर है। तो राजस्थान की जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई 869 है आपके, और पूर्व से पश्चिम जो है आपके 826 है। तो 869 में से जब आप 826 घटाएंगे तो आपका 43 बचेगा, 43 बचेगा, ठीक है। अर्थात उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूर्व से पश्चिम चौड़ाई की तुलना में 43 किलोमीटर कम है, ठीक है। कौन सा जिला उत्तर प्रदेश से सीमा नहीं बनाता है, तो उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी से सीमा अपना नीम का थाना नहीं बनाता, धौलपुर बनाता है, डीग बनाता है, भरतपुर बनाता है। नीम का थाना हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 48, डीग खैरतल तिजारा जिला राजस्थान के किस भाग में स्थित है। तो डीग और खैरतल तिजारा अपने जो है उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है।
किस प्रकार का प्रश्न दिया है सर? ये तो बिल्कुल ही हल्के वाला प्रश्न दे दिया। जिसने भी मैप को अच्छे से देखा है, मैप को देखा है, वो इस प्रश्न का आसान उत्तर जो है बिना सोचे समझे दे सकता है। चलिए, राजस्थान में भारत में स्थित है। राजस्थान, अच्छा राजस्थान भारत में कहाँ स्थित है? तो राजस्थान भारत में उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी पश्चिमी जो भाग है वहाँ पर स्थित है अपना राजस्थान। राजस्थान भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है 50वां, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियाँ किस जिले में चलती हैं? तो ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियाँ श्री गंगानगर जिले में चलती है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा 51वां प्रश्न आपके सामने कि राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो चूलिया जलप्रपात अपना चंबल नदी पर है। और चूलिया जलप्रपात के ठीक नीचे, चूलिया जलप्रपात के ठीक नीचे नीचे राणा प्रताप सागर बांध आपको मिलेगा। राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है। तो चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात है अपना, और यहीं इसके ठीक नीचे राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वह झील जो चारों ओर से अरावली पर्वत श्रृंखला से घिरी हुई है? तो पिछोला झील चारों ओर से अरावली पर्वत श्रृंखला से घिरी हुई है। नेक्स्ट है 53वां प्रश्न, घग्गर नदी के अब्बा क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो घग्गर नदी के अब्बा क्षेत्र को अपने गंगानगर हनुमानगढ़ में नाली के नाम से जाना जाता है। यानी इस क्षेत्र के आसपास हनुमानगढ़ में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल को भी नाली कहा जाता है। जी बिल्कुल, ये भी सत्य है। पशु परिचय की आप तैयार कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल पता है कि भेड़ की नस्ल को भी नाली नाम से कहा जाता है। तो हनुमानगढ़ के आसपास जो भेड़ पाई जाती है उसे नाली कहा जाता है। और ये जो अपनी घग्गर नदी है इसके अब्बा क्षेत्र को, घग्गर नदी अपने अनूपगढ़ तक आती है, उत्तरी राजस्थान में बहती हुई है इस प्रकार से गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। तो इधर जो है इसे क्या कहा जाता है? गंगानगर हनुमानगढ़ वाले इलाके में नाली के नाम से इसके अब्बा क्षेत्र को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर उड़न गिलहरी पाई जाती है? तो उड़न गिलहरी आप सभी को पता है सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, ठीक है। इसी से आपको एक प्रश्न और बनता है कि गागरौनी तोते कहाँ पाए जाते हैं? गागरौनी तोते, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। इसका उत्तर आपको देना है कमेंट में, ठीक है। तो कमेंट करिए और गागरौनी तोते कहाँ पाए जाते हैं बताइए, ताकि पता चले कि आप कितना पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑपरेशन खिचड़ी की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑपरेशन खिचड़ी की शुरुआत 1991 में हुई। 1991 में ऑपरेशन खिचड़ी की शुरुआत हुई। नेक्स्ट प्रश्न है, नवीनतम वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार है? तो 9.60% भूभाग पर वनों का विस्तार आपको देखने को मिलेगा वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार। मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? तो बिश्नोई समाज आप सभी को पता है। मृग संरक्षण यानी मृग कहे या फिर वृक्ष संरक्षण कहे, उनके लिए बिश्नोई जाति जो है प्रसिद्ध है। राजस्थान की मिट्टियों में सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा जिस मिट्टी में होती है वह कौन सी है? तो राजस्थान की मिट्टी में सर्वाधिक नाइट्रोजन की मिट्टी जो है काली मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी में आपको पाई जाती है, सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। साइंस के प्रश्न आया था, ठीक है, या फिर इसको वैसे भी कह सकते हैं दोनों प्रकार से, जीके का भी बनता है। प्रश्न नंबर 59 है, निम्न में से कौन सा फल मुख्यतः राजस्थान के सिरोही जिले द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो सिरोही जिले में चीकू का उत्पादन किया जाता है। तो आपको अगर चीकू खाने हैं, चीकू पसंद है, तो आपको जाना होगा सिरोही, ठीक है। तो चीकू कहाँ का खाना है? सिरोही का खाना है। अब से चीकू जब भी लाओ तो दुकानदार वाले से पूछना कि भाई चीकू सिरोही से मंगवाओ, वहाँ का चीकू हमें खाना है। राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये हमारे चंबल नदी पर हो जाएगी। मैंने आपको बताया जो राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर है, चूलिया जलप्रपात के ठीक नीचे, तो सिंचाई परियोजना भी चंबल नदी से ही होगी। चलिए, 61वां प्रश्न है, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जो है अपने जयपुर में है, जयपुर में है, जिसे हम जानते हैं NWR के नाम से, नॉर्थ वेस्ट रेलवे, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है, और जो जयपुर में रहते हैं वो तो इससे अच्छे से वाकिफ हैं, क्योंकि NWR दूर से ही दिखता है। जवाहर सर्किल जो एक अच्छा जगह है वहाँ पर, तो उसके पास में ये पड़ता है, ठीक है, जगतपुरा के यहाँ। प्रश्न नंबर 4 है, सॉरी प्रश्न नंबर 62 है, जयपुर में विश्व में पन्ने की सबसे बड़ी मंडी, तो जयपुर में हो जाएगी आपके। विश्व में पन्ने की सबसे बड़ी मंडी कौन सी हो जाएगी आपके? जयपुर में हो जाएगी। कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई? तो राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 में घोषित की गई थी, और यह राजस्थान की नवीनतम और तीसरी सौर ऊर्जा नीति है, याद रखिएगा। सौर ऊर्जा नीति, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सारे टॉपिक मैंने आपको RWS फैक्ट के माध्यम से बहुत ही बढ़िया तरीके से बताए हुए हैं। इनकी जो व्याख्या की गई है और शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आपको बताया गया है, तो आप एक बार जरूर विजिट कीजिए और देखिए सौर ऊर्जा वाली क्लास, पवन ऊर्जा वाली क्लास। तो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार की क्लास है, कैसे इंपॉर्टेंट फैक्टों को तैयार किया गया है। क्योंकि जो 1 घंटे की क्लास है ना, 1 आवर की क्लास, 1 घंटे की क्लास आपके 10 मिनट में कंप्लीट कर रखी है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनसे रिलेटेड जो फैक्ट बनाए हुए आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा, और आगामी परीक्षाओं में प्रश्न आपको वहीं से देखने को मिलेगा। ये प्रश्न भी वहीं से उठकर बना है, जो आपको RWS में क्लासेस में यूट्यूब चैनल में आप जब जाओगे तो आपको सौर ऊर्जा का टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए
राजस्थान में किस शहर में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन आपके चित्तौड़गढ़ में होता है सर्वाधिक। प्रदेश में फोर्टिफाइड चावल का पहला संयंत्र किस जिले में लगाया जाएगा? तो फोर्टिफाइड चावल का जो पहला संयंत्र है वो हमारे बूंदी जिले में लगाया जाएगा चावल का संयंत्र। रघुनाथगढ़ की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो रघुनाथगढ़ की पहाड़ी आपके उत्तरी अरावली है, यह सीकर जिले में स्थित है। रघुनाथ चोटी की ऊंचाई 1055 मीटर है, 1055 मीटर ऊंचाई है, याद रखिएगा। प्रश्न बनता है, डायरेक्ट ऊंचाई भी हमसे पूछा जा सकता है। वैसे चोटियों की आपको सभी की अलग से एक फैक्ट के रूप में देनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछता है, क्रम वाइज पूछता है कि ऊंचाई के आरोही क्रम या अवरोही क्रम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप अपने अनुसार याद करिए और बाकी मैं आपको फैक्ट उपलब्ध करवा दूंगा ऊंचाइयों से रिलेटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा थार का प्रवेश द्वार कहलाता है। तो थार का प्रवेश द्वार हमारे जोधपुर जिले को कहा जाता है, थार का प्रवेश द्वार। या फिर हमसे पूछ लिया जाए, रेगिस्तान नाम भी आपको दे सकता है कि रेगिस्तान का प्रवेश द्वार, तो रेगिस्तान का प्रवेश द्वार भी अपना जोधपुर जिला हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 68वां। निम्न को सम्मिलित निम्न में असम्मिलित युग्म कौन सा है? सम्मिलित और असम्मिलित, सत्य और असत्य, इन शब्दों पर जरूर ध्यान दीजिएगा। इन पर ध्यान न देने से प्रश्न गड़बड़ा जाता है, आते हुए भी गलत हो जाता है कभी कभी। तो शांति से पेपर को पढ़िएगा और फिर प्रश्न का आंसर दीजिएगा, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत है। तो डोरा अपने जैसलमेर, बहराच अलवर में है और नाग पहाड़ अजमेर में है। और खो और बावई ये गलत हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा, राजसमंद में नहीं है। खो और बावई की पहाड़ियाँ जयपुर और नीम का थाना जिले में स्थित है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू हो जाएगा, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला आपका झालावाड़ हो जाएगा, न्यूनतम वर्षा वाला जिला आपका जैसलमेर हो जाएगा, और सर्वाधिक बीहड़ भूमि का विस्तार भरतपुर में, ये गलत हो जाएगा आपका प्रश्न। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन दिए हैं सर ने, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इनसे डायरेक्ट आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, इसलिए इनको आपको याद कर लेना है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, ये फैक्ट बहुत ही अच्छे हैं, मतलब आगामी परीक्षा में आने वाले प्रश्न हो जाएंगे इंपॉर्टेंट बिल्कुल। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला अगर पूछ लिया जाए तो झालावाड़, और न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 70 है आपके सामने। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो बांसवाड़ा सौदीपू का शहर कहा जाता है, बिल्कुल सत्य है। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है, बिल्कुल सत्य है। गंगानगर को राजस्थान का अनगार कहा जाता है, अन्न का कटोरा कहा जाता है, बिल्कुल सत्य है। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का जिब्राल्टर नहीं कहा जाता, चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहते हैं, यह गढ़ों का सिरमौर कहलाता है। राजस्थान का जिब्राल्टर आपके तारागढ़ अजमेर को कहा जाता है। तो राजस्थान का जिब्राल्टर कैसे कहा जाता है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर को कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपका स्क्रीनशॉट लेने के लायक प्रश्न है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, बांसवाड़ा सौदीपू का शहर बांसवाड़ा, राजस्थान का हृदय अजमेर, राजस्थान का अन्न का घर, अन्न का कटोरा गंगानगर, और चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव या फिर हम कहें गढ़ों का सिरमौर, और राजस्थान का जिब्राल्टर आपका तारागढ़ दुर्ग अजमेर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 71। राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई आप सभी जानते हैं 5920 किलोमीटर है। 4850 आपकी तब बचती है जब आपके 1070 किलोमीटर लेकर पाकिस्तान अलग हो जाता है। यानी राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 5920 किलोमीटर है, जिसमें से 1070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है तथा शेष 4850 किलोमीटर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। इन सबको आपको अलग से आपके लिए क्लास बना दी जाएगी, जिसमें आपको बेहतरीन तरीके से मैं बताऊंगा। ठीक है, कल या परसों में आपको इससे रिलेटेड क्लास मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा, राजस्थान को सर्वप्रथम मरुकांतर किसने कहा था? तो राजस्थान को सर्वप्रथम मरुकांतर जो है हमारे वाल्मीकि जी ने कहा। और मत्स्य संघ में कितनी रियासतों को मिलाया गया था? प्रश्न नंबर 73। तो मत्स्य संघ में आपके 4 रियासतों को मिलाया गया था, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ जो पहला संघ था, इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण करवाया गया। अब इसको याद करने की ट्रिक आपकी क्या हो जाएगी? ट्रिक आपकी हो जाएगी ए वी ए बी के डी, ए बी के डी, ए बी के डी, ए बी के डी, मत्स्य संघ ए बी के डी, मत्स्य संघ ए बी के डी। मेरे साथ में बोलिए, मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 ए बी के डी, ए बी के डी, यानी अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ये मैथमेटिक्स का प्रश्न आ गया। मैंने मैथमेटिक्स के प्रश्नों को स्किप कर दिया है, क्योंकि उनको सॉल्व करने में टाइम व्यर्थ होता, तो वो काम आप करिएगा। और आप मैथ को तो आप अच्छे से पढ़ ही रहे होंगे, तो अपन को जो है मैथ के प्रश्न यहाँ पर सॉल्व नहीं करने हैं। ठीक है, चलिए तो 87 में प्रश्न देख लेते हैं अपना,
कि धातुएं अम्लों से क्रिया कर मुक्त करती है, तो धातुएं अम्लों से क्रिया करके N2 मुक्त करती है, नाइट्रोजन मुक्त करती है। निम्नलिखित में से कौन कठोरतम धातु है? तो कठोरतम धातु आपके प्लेटिनम हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? प्लेटिनम कठोरतम धातु हो जाएगी। निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? तो वेग प्रकाश का अधिकतम होता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में संचारित होता है। प्रकाश तरंगे निर्वात से होकर गुजर सकती हैं, परंतु ध्वनि तरंगे ऐसा नहीं कर पाती है, इसलिए प्रकाश का वेग सर्वाधिक माना गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा 90 नंबर का प्रश्न आपके सामने कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के संदर्भ में कौन सा जोड़ा गलत है? तो भौतिक परिवर्तन मोम का पिघलना सही है। रासायनिक परिवर्तन लकड़ी का जलना रासायनिक क्रिया होती है। रासायनिक परिवर्तन लोहे पर जंग लगना, यह भी सही है। भौतिक परिवर्तन भोजन का पाचन, अब भोजन के पाचन में भौतिक परिवर्तन कुछ भी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, आपको देखते पता चल रहा है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर आपको इस सारणी के माध्यम से भी देख लेते हैं। तो भौतिक परिवर्तन किसी पदार्थ की अवस्था, आकार, अमाप, रंग आदि गुणों को उसके भौतिक गुण कहते हैं। इन भौतिक गुणों में होने वाले परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जबकि रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिनके परिणाम स्वरूप एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, अर्थात पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तन से कोई नया पदार्थ नहीं बनता और अधिकांशतः ऐसे परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। भौतिक परिवर्तन के दौरान पदार्थ के रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे चीनी एवं पानी का घोल तैयार करना, मोम का पिघलना। ठीक है, और अगर अपन रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण देखें तो लोहे पर जंग लगना हो जाएगा, दूध से दही बनना, भोजन का पचना और लकड़ी का जलना, ये सब रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 91 आपके सामने। विभिन्न मान के प्रतिरोध तारों का श्रेणी क्रम में जोड़कर उन्हें विद्युत स्रोत से संबंध करने पर प्रत्येक प्रतिरोध में धारा समान बहती है, लेकिन प्रत्येक का विभवांतर भिन्न होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 92 आपके सामने है कि किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? कई बार आपने देखा होगा, जैसे पानी भरा हुआ है तो उसमें आपने कोई छड़ी डुबोई, पेंसिल डुबोई, तो मुड़ी हुई आपको दिखाई देगी, तो वो जो है आपके अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। पशुओं में विशेषतः दुधारू गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक है, तो जैव उर्वरक क्या हो जाएगा अपना? अजूला हो जाएगा। ठीक है, चलिए व्याख्या देख लीजिए इसकी कि पशुओं में विशेषतः दुधारू गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक अजोला हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 94। ठीक है, तो 94 में आपके क्या बताया हुआ है कि बल का मात्रक पूछा गया है, तो बल का मात्रक है हमारा न्यूटन। ठीक है, अब एसआई मात्रक को आपको अच्छे से पढ़ लेना है साइंस में, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट मात्रक पूछा जाता है। तो बल का जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन होता है, या फिर हम कहें किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बल इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट है 95 प्रश्न, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक होता है जूल। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर है, जिसे जूल कहा जाता है, और जूल ऊर्जा का भी मात्रक होता है। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक होता है जूल आपके। प्रश्न नंबर 96 है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो मूल भौतिक राशि आपके विद्युत धारा हो जाएगी। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण 7 मूल भौतिक राशियाँ हैं। यह मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र है तथा इनमें से किसी एक को अन्य किसी मात्रक में बदला अथवा उसे संबंधित नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 97 है कि परमाणु नाभिक के अवयव है। तो परमाणु नाभिक के अवयव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएंगे। परमाणु पदार्थ का वह लघुत्तम भाग जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। यह रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन विद्युत उदासीनकरण होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ऊर्जा स्तर कहते हैं। चलिए 98वां प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न नंबर 98, जंतु विज्ञान का अध्ययन करता है, यानी जंतु विज्ञान का अध्ययन करता है जीवित व मृत जानवरों दोनों का। तो जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवित और मृत जानवर दोनों का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित एवं मृत जानवरों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है जिसके जनक अरस्तु माने जाते हैं। तो जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु को माना जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है साइंस वाला। राजस्थान के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। तो राजस्थान के नए मुख्य सचिव अपने सुधांशु पंत को बनाया गया है। 31 दिसंबर 2023 को उषा शर्मा के कार्यकाल पूरा होने पर नया मुख्य सचिव सुधांशु पंत को बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 100वां, खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों
2023 में राजस्थान का प्रदर्शन रहा। राजस्थान ने कुल 10 पदक जीते, बिल्कुल सत्य है। राजस्थान ने 6 रजत और 4 कांस्य पदक जीते और इसका आयोजन कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ था। तो बिल्कुल तीनों ही सही हो जाएंगे ये। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों 2023 से रिलेटेड कि में राजस्थान ने 10 पदक जीते, 6 तो रजत जीते और 4 कांस्य जीते और इसका आयोजन कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 101वां नंबर का। राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना पुनः किस नाम से शुरू कर दिया है? तो राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना का पुनः नाम बदलकर श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया है। चलिए पूरा पेपर करवाया है आपका, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और क्लास को शेयर कर देना है। आरपीएसए के सदस्य बाबूलाल खटारा को किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा निलंबित किया गया है? तो अनुच्छेद 317 के तहत किया गया है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रदेश में छठे रोपवे का उद्घाटन जनवरी 2024 में कहाँ किया गया? तो नीमच माता रोपवे उदयपुर में किया गया। राजस्थान में कुल 6 रोपवे हैं, आपको याद कर लेने हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगा। सुंदा माता जालोर जिसकी लंबाई 800 मीटर है, 2006 में स्थापना हुई। मनसापूर्ण करणी माता उदयपुर लंबाई 387, लंबाई वैसे पूछी नहीं जाती, आपसे डायरेक्शन पूछेगा और स्थान पूछेगा। सावित्री माता पुष्कर लंबाई। सामोदावीर हनुमान मंदिर चौमू में हो जाएगा और खोले के हनुमान मंदिर जयपुर में हो जाएगा। नीमच माता रोपवे उदयपुर में फतेह सागर झील के किनारे बनाया गया है। लोकार्पण 22 जनवरी 2024 गुलाबचंद कटारिया के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है भारत के साथ यूएसए फ्रांस समेत 12 ताकतवर देशों का युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2024 किया जाएगा, तो जोधपुर में किया जाएगा। लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में निम्न में से कौन से नए खेलों को शामिल किया गया है? क्रिकेट, बास्केटबॉल, सॉफ्टबॉल, लैक्रोस, स्क्वैश और फ्लैग फुटबॉल सभी को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पशुपालन से संबंधित प्रश्न, यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI कहाँ स्थित है? तो इज्जतनगर यूपी उत्तर प्रदेश में स्थित है। बछड़े को माँ से अलग रखकर पालना क्या कहलाता है? तो बछड़े को माँ से अलग करके पालना विनिंग कहलाता है, सकलिंग कहलाता है। बछड़े को माँ से अलग रखकर पालना विनिंग कहलाता है और बछड़े को माँ के साथ पालना सकलिंग कहलाता है। साथ में सकलिंग और साथ से अलग करके पालना विनिंग कहलाता है। बछड़े के मांस को क्या कहते हैं? तो कॉक कहते हैं। थनैला रोग किसके द्वारा फैलता है? तो थनैला रोग जीवाणु से फैलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान की मेरिनो किसे कहा जाता है? तो राजस्थान की मेरिनो चोकला भेड़ को कहा जाता है, चोकला भेड़ को कहा जाता है, ठीक है। पशुओं की आयु गणना किसके द्वारा की जाती है? तो पशुओं की आयु गणना दंत संख्या के आधार पर की जाती है, सर्वोत्तम है। वैसे सींगों पर जो छल्ले होते हैं उसके द्वारा भी की जाती है, लेकिन छल्लों को कई बार क्या करते हैं पशुपालक घिस देते हैं, तो दांत संख्या जो है उसके द्वारा अच्छे से की जाती है, सर्वोत्तम मानी जाती है। गाय के दूध में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या दिया जाता है? तो प्रोलैक्टिन दिया जाता है। गाय के दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या दिया जाता है? प्रोलैक्टिन दिया जाता है। दूध को थन में बनाए रखने वाला हार्मोन एपिनेफ्रिन है, तो एपिनेफ्रिन दूध को थन में बनाए रखता है। प्रोलैक्टिन दूध बढ़ाने के लिए दिया जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन दूध के क्षरण का कारण होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है? दूध के क्षरण का कारण होता है। और दूध निर्माण की प्रक्रिया लैक्टोजेनेसिस कहलाती है। और दुग्ध काल का प्रबंधन गैलेक्टोफाइसिस कहलाता है। तो दुग्ध काल का जो प्रबंधन होता है वो गैलेक्टोफाइसिस कहलाता है और दुग्ध निर्माण की प्रक्रिया लैक्टोजेनेसिस कहलाती है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन दूध क्षरण का कारण बनता है और दुग्ध को थन में बनाए रखने वाला हार्मोन एपिनेफ्रिन कहलाता है, ठीक है। चलिए सर्वप्रथम मानव द्वारा पशु पालने का उद्देश्य क्या था? तो सर्वप्रथम मानव द्वारा भोजन प्राप्ति के लिए पशुओं को पाला गया था। नेक्स्ट है मकर संक्रांति 2024 पर किस गाय की नस्ल को पीएम नरेंद्र मोदी ने चारा खिलाया था? करंट से रिलेटेड प्रश्न है। तो हमारी पुंगनूर जो गाय की नस्ल है उसको 2024 में पीएम मोदी जी ने चारा खिलाया। दुग्ध ज्वर किसकी कमी के कारण होता है? तो कैल्शियम की कमी के कारण दुग्ध ज्वर होता है। विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का प्रथम स्थान है दुग्ध उत्पादन में। भारत में दूध उत्पादन में प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश, द्वितीय राजस्थान का और तृतीय MP का स्थान है। तो अगर भारत में मतलब विश्व में अगर पूछे तो भारत का प्रथम स्थान हो जाएगा। और भारत में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो राजस्थान का दूसरा स्थान है, प्रथम UP का है और तीसरा मध्य प्रदेश का है। 2022-23 के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 459 मिली पर एक दिन व्यक्ति है। राजस्थान में प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादकता 1138 ml प्रतिदिन प्रति व्यक्ति है।
मुर्गी में अंडा बनते समय जननतंत्र के किस भाग में सर्वाधिक समय बिताता है? तो मैग्नम जो भाग है उसमें अंडा बनते समय जननतंत्र में भाग सर्वाधिक समय बिताता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय गाय में यौवनावस्था आती है? तो भारतीय गाय में 24 माह में यौवनावस्था आ जाती है और 30 से 32 माह में भैंस में आती है। भैंस में जो है यौवनावस्था आती है 30 से 32 या फिर आपको 36 भी देखने को मिलेगा। ठीक है। उन्नत नस्ल के बकरे का वीर्य संग्रहित किया जाता है? तो उन्नत नस्ल के बकरे का या फिर डायरेक्ट बकरे का आप हटा दें तो वीर्य का जो संग्रहण किया जाता है -196 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। प्राचीन काल में खेल उपयोगी मुर्गी की नस्ल है? तो खेल उपयोगी जो नस्ल है वो है अपनी असील। असील जो है कैसी नस्ल है? लड़ाकू नस्ल है। आपसे डायरेक्ट लड़ाकू नस्ल भी पूछ सकता है, तो लड़ाकू नस्ल कौन सी हो जाएगी? अपनी असील यानी खेल उपयोगी। घावों के उपचार में काम आता है? तो घावों के उपचार में आपका एंटीसेप्टिक काम आता है। गाय को प्रति 3 किग्रा दूध पर दाना देना चाहिए, तो 3 किग्रा दूध पर दाना जो है आपके 1 किग्रा देना चाहिए। भैंस को 2.5 किग्रा पर दूध पर 1 किग्रा दाना देना चाहिए। सामान्य कार्य करने वाले बैल को 1 से 1.5 किग्रा और मध्यम कार्य करने वाले बैल को 2 से 2.5 व भारी कार्य करने वाले बैल को 3 से 4 केजी दाना अतिरिक्त देना चाहिए। भेड़ में प्रसव की क्रिया क्या कहलाती है? तो भेड़ में प्रसव की क्रिया लैम्बिंग कहलाती है। तो भेड़ में प्रसव करने की जो क्रिया होती है वो लैम्बिंग कहलाती है और मादा भेड़ को रैम कहते हैं, और नर भेड़ को क्या कहते हैं? लैम्ब कहते हैं। दोनों मिलकर क्या करते हैं? लैम्बिंग करते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भैंस में गर्भावधि का काल कितना होता है? तो भैंस में गर्भावधि का काल 360 दिन का होता है। गाय का गर्भकाल 282 दिन का होता है और भेड़ का गर्भकाल 145 दिन का, बकरी का गर्भकाल 151 दिन का, ऊँट का गर्भकाल 390 से 410 दिन का होता है और भैंस का 360 दिन का होता है। निम्न में से किसे उत्तेजक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो अल्कोहल आप जानते हैं अल्कोहल लेने के बाद आदमी उत्तेजित हो जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो अल्कोहल को उत्तेजक के रूप में क्या लिया जाता है। 125वां प्रश्न है आपके सामने, CSWRI केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो 1962 में हुई। साधारण घी का साबुनीकरण मान कितना होता है? तो साधारण घी का साबुनीकरण मान 220 होता है। नर ऊँट में किस उम्र में प्रजनन हेतु परिपक्व होता है? तो नर ऊँट जो है अपना 5 वर्ष की एज में प्रजनन हेतु परिपक्व हो जाता है। खीस का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो खीस का अपेक्षित घनत्व 1.04 से 1.08 होता है। रामदेव पशु मेला कहाँ लगता है? रामदेव पशु मेला अपना नागौर में लगता है। परवसर नागौर। राजस्थान में कुल 10 राज्य स्तरीय पशु मेले लगते हैं। राजस्थान को सबसे प्राचीन पशु मेला अपना मल्लीनाथ तिलवाड़ा बालोतरा में लगता है और रामदेव पशु मेले को प्रणेता श्री उमेश सिंह थे। तो प्रणेता कौन हो जाएंगे? श्री उमेश सिंह जो है रामदेव पशु मेला के प्रणेता हो जाएंगे। नेक्स्ट है, साहिवाल गाय के दूध में लैक्टोज की प्रतिशत कितना होता है? तो लैक्टोज का प्रतिशत 5.04% होता है। 5.04% होता है। सर्वाधिक मीठा दूध भी इसी का होता है। सर्वाधिक मीठा होता है और लैक्टोज की वजह से ही मीठा होता है। ठीक है। गादी क्रीम में वसा कितनी होती है? तो गादी क्रीम में 45% यानी 45% वसा पाई जाती है। अंडे से चूजा बनने में कितना समय लगता है? तो 21 दिन का समय अंडे से चूजा बनने में लगता है। राजस्थान में टेट्रापैक संयंत्र कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में टेट्रापैक संयंत्र जयपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 134वां। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, कुरियन साहब को। दुग्ध उतारने में उपयोगी हार्मोन कौन सा है? तो दुग्ध उतारने में उपयोगी हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और ये जो आपके क्रांतियों की जो क्लास है आपको यूट्यूब चैनल पे अपने पे मिल जाएगी, जिसमें आपको फैक्ट के माध्यम से बताया गया है सभी जो प्रमुख क्रांति हुई है उन सभी को आपको बताया गया है। तो आप एक बार जरूर विजिट कीजिए और चैनल पर जाकर और वीडियो को देखिए किस प्रकार से आपको एक ही जगह सभी क्रांतियों को, पीली नीली सभी क्रांतियों को बताया हुआ है अच्छे तरीके से। चलिए 136वां नंबर का प्रश्न है कि कृत्रिम योनि का आंतरिक तापमान कितना होता है? तो कृत्रिम योनि का आंतरिक तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस होता है। और जुगाली करने वाले पशुओं को कौन सा उर्वरक खिला सकते हैं? तो जुगाली करने वाले पशुओं को यूरिया खिला सकते हैं। क्रीम पृथक्करण में दुग्ध का उपयुक्त तापमान कितना होता है? तो क्रीम पृथक्करण में दुग्ध का उपयुक्त तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या फिर 30 से 37 डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिलता है। क्रीम 3 प्रकार की होती है, पतली क्रीम, मध्यम क्रीम और गाढ़ी क्रीम। पतली नहीं है, पतली है, पतली। ठीक है। तो पतली क्रीम जैसे टेबल क्रीम कहते हैं 18 से 25% फैट पाई जाती है। व्हिपिंग क्रीम यानी मध्यम क्रीम जिसमें 25 से 45% आपकी वसा देखने को मिलती है। और प्लास्टिक क्रीम में जो कि आपकी गाढ़ी क्रीम होती है जिसमें 45% से ज़्यादा आपको वसा देखने को मिलती है। बीर में शुक्राणुओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो बीर में शुक्राणुओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत फ्रुक्टोज होता है। क्या होता है? फ्रुक्टोज। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो स्थित NVH या नेशनल
राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो अपने करनाल हरियाणा में है, हरियाणा। ठीक है। एक प्रक्रिया जिसके द्वारा संदेश को स्रोत से रिसीवर तक भेजी जाती है वो संचार प्रक्रिया कहलाती है। और भेड़ में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो भेड़ में गुणसूत्रों की संख्या 54 होती है। ठीक है। बकरी में 60 होती है, भैंस में यानी दलदली भैंस में हमारे 48 होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि पूर्ण हस्त दोहन विधि हो जाएगी। दूध दोहन की 2 विधियाँ है वैसे, हाथ द्वारा 3 विधियाँ हैं। और तो हाथ द्वारा 3 विधि कौन कौन सी हो जाएगी? एक तो चुटकी विधि हो जाएगी, जिसे एडिपिंग कहते हैं, छोटे तन वाले पशुओं में उपयोगी होती है जैसे बकरी वगैरह। अंगूठा विधि इसे नकलिंग कहते हैं। इसमें सबसे खराब विधि है अंगूठा विधि। इससे क्या है, गांठ पड़ जाती है थन में, तो उससे जो है दूध का आना बंद हो सकता है। तो सर्वोत्तम विधि अपनी पूर्ण हस्त विधि हो जाएगी, जिसे फेस्टिंग कहते हैं। मशीन द्वारा भी दूध को निकाला जाता है। नेक्स्ट है, जुगाली करने वाले पशुओं में वास्तविक पेट किसे कहते हैं? तो वास्तविक पेट अपना एबोमेजम हो जाएगा। एबोमेजम वास्तविक पेट होता है। मूत्र का सामान्य पीला रंग का कारण क्या है? तो मूत्र जो पीला होता है वो बिलीरुबिन के कारण होता है। बिलीरुबिन के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया रोग किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया रोग। कोशिका का शक्तिगृह किसे कहते हैं? तो कोशिका का शक्तिगृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। सभी जानते हैं इस प्रश्न को, पुराना है। गाय के घी का पॉलेंस की मान कितना होता है? तो गाय के घी का पॉलेंस की मान 1.5 से 2.5 होता है। नेक्स्ट है हमारा 149वां प्रश्न है आपके सामने, बीमार पशु को स्वस्थ पशु से अलग रखना क्या कहलाता है? तो बीमार पशु को स्वस्थ पशु से अलग रखना जो है आपका कलिंग कहलाता है। यानी जब कोई पशु बीमार हो जाता है तो उसे अलग बाड़े में रखा जाता है और उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कलिंग कहते हैं। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस अपना 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। तो ये थे साथियों अपने पूरे के पूरे 150 प्रश्न च्यवन प्रकाशन के माध्यम से प्रकाशित हुई है बुक। और कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। बहुत ही मेहनत लगी है आपके लिए। ठीक है। तो अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इस क्लास को शेयर करेंगे और हमारा हौसला बढ़ाएंगे। इसी तरह की मॉक टेस्ट की जो सीरीज़ है इसको कंप्लीट हम करने वाले हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको और क्या सही है। और अगर कोई प्रश्न को लेकर डाउट हो तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। तो मनोभूमि में आज हम अच्छे से खेले हैं। ठीक है ना। तो अपनी तैयारी को जांचने का सबसे बेहतरीन तरीका है। और तो साथियों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेस्ट के साथ, जिसमें मॉडल पेपर आपका 3 नंबर का रहेगा। और इसी प्रकार के सभी मॉडल पेपर को हम करने वाले हैं कवर। RWS की फैक्ट वाली क्लास आपको डेली मिलती है। ठीक है। अपने प्राइम का टाइम रहेगा, प्राइम वीडियो पर आती है अपनी। तो 12 बजे, दिन के 12 बजे आपको खाना वाना खा के नहा धो के बैठ जाना है और पूरी क्लास को अच्छे से देखना है। ठीक है ना। अपनी तैयारी को जांचने का सही वक्त है ये। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।